बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगरचे हमने मीना का जो दर्स है वो तो हस्बे मामूल पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा दस्तूर पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। और वो आज की गुफ्तगू जो है वो फ़ारसी ज़बान के वावल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में है। फ़ारसी ज़बान में वावल को हम वाक़े कहते हैं। इसको अगर क्या कहते हैं? जी वाक़े, ये अगर लिखने में कोई मुश्किल है तो कहते हैं तो मैं वाइट बोर्ड पर लिखना शुरू कर देता हूँ, या मैं आपको हिज्जा इसके बता देता हूँ। मैं सुन रही हूँ। जी वाओ अलिफ काफ कलेमन का और उसके बाद है वाक़े। ये पहला जो नाम है, पहली जो ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ वावल की है वो है वाक़े। इसका जो दूसरा मुतरादिफ है वो है मुसव्वित। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सौत से है, इसकी रूट जो है, रीशा जो है वो सौत है, और मुसव्वत से मुराद है आवाज़ वाला। इसका एक और तीसरा मुतरादिफ भी है जिसे हम कहते हैं हर्फ़े बासिदा, आवाज़ वाला हर्फ। सो वावल के तीन तर्जमे हैं। इसके इस्तिलाहन जो तराजम हैं वो एक है वाक़े, दूसरा है हर्फ़ बी सदा, और तीसरा मुसव्वित हम कर सकते हैं। ये तीन लफ्ज़ जो हैं ये वावल की नेमुल बदल है जो कि फ़ारसी में समझा जाता और लिखा जाता है। लफ्ज़ वाक़े जो है इसकी हमारे पास फ़ारसी ज़बान में तीन अक़साम हैं। मैंने आपके जो ग्रुप है उसमें कोई दो पेपर जो हैं वो शेयर किए हुए हैं। अगर वो आपके सामने हों तो आपको ख़ासी आसानी रह जाएगी। और इसके जो तीन अक़साम हैं और उसको हम यूँ नाम देते हैं शॉर्ट वावल, और फिर लॉन्ग वावल, और उसके बाद डिफ्थोंग, और डिफ्थोंग को आम ज़बान में हम कंपाउंड वावल भी कहते हैं। फ़ारसी ज़बान के जो शॉर्ट वावल है इसको हम फ़ारसी में कहेंगे वाक़े कूता। कूता से मुराद है शॉर्ट। जो लॉन्ग वावल है उसे हम वाक़े कशीदे कहते हैं। कशीदे यानी खिंचा हुआ। हम इसको वाक़े बुलंद नहीं कहते बल्कि कशीदे कहते हैं। तीसरा जो वावल की तीसरी जो किस्म है जिसको हम कंपाउंड वावल या डिफ्थोंग कहते हैं, ये दर हकीकत दो हरूफ की आवाज़ के बाहम मिल जाने से एक तीसरी आवाज़ जो है वो तख्लीक होती है, और वो जो है ये इसकी तीसरी किस्म है। जैसे हम लोग इंग्लिश में ना डिफ्थोंग को कहते हैं कि जब ग्लाइडिंग साउंड प्रोड्यूस होती है टू वावल्स के मिलाने से, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना क्वाइन, केयर, नियर, टूअर, इस सब में ना दो दो वावल्स इकट्ठे हो रहे हैं। जी, बल्कि अगर आप उर्दू ज़बान में चले जाएं तो उर्दू ज़बान में हमारे पास तकरीबन 15 ऐसे आवाज़ें हैं जो कि दो हरूफ के मिलने से बनती हैं, और उसके अंदर हाय दो चश्मी और उससे पहले एक हर्फ का इजाफ़ा किया जाता है। जैसे बे और हे, भे ये भारी आवाज़ आती है। फे जब फूल लिखना होता है आपने
तो आप पे वाव लाम नहीं लिखते, आप पे हे फे लिखेंगी तो फूल लिखा जाएगा। इसी तरह भूल का लफ्ज़ आपने लिखना है, आपने भाई का लफ्ज़ लिखना है, आपने थाली लिखनी है, आपने ठेला लिखना है, आपने घोड़ा लिखना है। तो ये तमाम वो आवाज़ें हैं जो कि दो हरूफ से मिलकर एक नई आवाज़ जो तख्लीक होती है, उसे हम इस्तिलाहन महापरान कहते हैं या आम फ़हम ज़बान में भारी आवाज़ें कहते हैं। इसके अंदर 3 जो आवाज़ें हैं वो खालिसतन उर्दू की हैं और 12 आवाज़ें जो हैं वो हिंदी ज़बान की हैं जो कि उर्दू की अलिफ बा में शामिल हैं। लेकिन फ़ारसी में जो मुरक्कब हरूफ से आवाज़ें निकाली गईं वो सिर्फ़ 2 हैं। तो हम बाद में सबसे आखिर पर इन्हीं को पढ़ेंगे। सबसे इब्तदा में जो है वो हैं शॉर्ट वावल। शॉर्ट वावल जिसे हम कहते हैं वाक़ई कूता। तो वाक़ई कूता जो है ये 3 अलामात हैं और वो 3 अलामात वो हैं ज़बर, ज़ीर और पीश, जिसको हम अरबी ज़बान में फ़तहे, कसरे और ज़म्मे कहते हैं। फ़तहे, कसरे, ज़म्मे। फ़तहे यानी ज़बर, कसरे ज़ीर और पीश के लिए जो है वो ज़म्मे है। इनको हम ज़ाहिर करने के लिए वही अलामात जिसको आप अंग्रेज़ी में डायाक्रिटिक्स बोलते हैं, जिसको हम आराब भी कहा जाता है, ज़ेर ज़बर पेश, तशदीद, तनवीन वग़ैरह। तो ये पहली 3 अलामात जो हैं ये दर हकीकत शॉर्ट वावल्स हैं जो ज़बर, ज़ीर और पीश हैं। ज़बर, ज़ीर और पीश के लिए जो 2 अहम असूल हैं वो हमें याद रखना चाहिए और वो ये हैं कि वाक़या कूता नविश्ते नेमी शवंद खोंदे मी शवंद। ये जो शॉर्ट वावल हैं ये फ़ारसी मतून में लिखे नहीं जाते लेकिन पढ़े जाते हैं। ये कैसे होगा? ये बिल्कुल इसी तरह होगा कि जब भी कोई किताब गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए तहरीर की जाती है तो मुअल्लिफ़ अपनी दानिश के मुताबिक जिस लफ्ज़ को समझता है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है मुमकिन है तालिब इल्म के लिए मुश्किल हो, तो वो उसके सही हिज्जा के लिए, सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ीर ज़बर पीश या ज़बर ज़ीर पीश, ये जो 3 आराब हैं, इनमें से किसी एक की जहाँ ज़रूरत होती है उसके ऊपर लगाकर वो किताब में लिख देता है। लेकिन वही लफ्ज़ जो है शायद जब अगले लेसन में आए तो उस पर मुमकिन है कि ज़बर ज़ेर पेश लगी हो, लेकिन तीसरे में फिर बिल्कुल वो ज़ेर ज़बर पेश नहीं होगी। फिर तालिब इल्म का ये अपना काम है कि वो याद रखे कि इस लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सा जो है वो शॉर्ट वावल यूज़ किया गया था। मसलन आपकी इत्तला के लिए एक 2 हरफ़ी लफ्ज़ काफ और ये काफ़े कलेमन उर्दू में जैसे लफ्ज़ की है, इसी तरह फ़ारसी ज़बान में जब हम काफ़िए की लिखते हैं तो वो लफ्ज़ जो है उसके मानी होता है कौन, की कौन। इसी हिज्जा के साथ काफ और ये की, हम काफ के नीचे एक कसरे का इजाफ़ा अगर कर दें, ज़ेर का इजाफ़ा कर दें, तो ये लफ्ज़ जो है इसका तलफ़्फ़ुज़ बन जाएगा खे। बग़ैर किसी आराब के जब ये 2 हरूफ मिलते हैं काफ़िए की, तो इनका तलफ़्फ़ुज़ की होगा यानी कौन। लेकिन अगर हम ये से पहले वाले हर्फ के नीचे
ज़ेर का इजाफ़ा कर दें। देखें काफ़िए की जो लफ्ज़ है इसमें आखिर पर ये है, शुरू में काफ है। आपने ये से कबल पहला जो हर्फ है उसके नीचे अगर ज़ेर का इजाफ़ा कर दिया तो इसकी आवाज़ भारी हो जाएगी ये की, और फिर हम कहेंगे इसे खे, और खे से मुराद है कब। एक ही लफ्ज़ जिसके हिज्जा एक ही हैं, लेकिन जिस वक्त उस पर आराब गुजारी की गई तो उसकी आवाज़ बदल गई। लेकिन लेटर ऑन जब किताब में ये लफ्ज़ जो है बार बार आ चुका होगा तो फिर इस पर ना ज़ेर की ज़रूरत रहेगी, ना पेश की, ना ज़बर की। फिर ये तालिब इल्म की अपनी दानिस्त है कि उसने उसके सामने जो है एक लफ्ज़ लिखा हुआ है की आमद। अब ये पढ़ने वाले पर मुनहसर है कि वो इसको की आमद पढ़ेगा या खे आमद पढ़ेगा। अगर वो की आमद पढ़ेगा तो इससे मुराद है कौन आया, अगर वो पढ़ेगा खे आमद तो इससे मुराद है कब आया। अब देखिए मफ़हूम का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ये तलफ़्फ़ुज़ से ही आपका मुखातिब जो है वो ये जान सकता है कि आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कौन आया है या आप ये कह रहे हैं कि फ़लाँ शख्स कब आया है। तो ये तमाम जो है वो सौती कमालात हैं कि जब आप तलफ़्फ़ुज़ जो है थोड़ा सा भी गलत कर दें तो उससे मानी में जो है ख़ातिर ख़्वाह तब्दीली आ जाती है। बहरहाल जो इब्तदाई किस्म है शॉर्ट वावल की वो 3 शॉर्ट वावल्स हैं, 3 आवाज़ें हैं, और वो है ज़बर, ज़ीर और पीश, फ़तहे, कसरे, ज़म्मे। ये 3 आवाज़ें जो हैं ये शॉर्ट वावल की हैं। और उसके लिए जो अहम बात याद रखने की है कि शॉर्ट वावल्स आर नेवर रिटन बट प्रोनाउंस्ड। वाक़या ये कोताह नविश्ते नमीशवन खोंदे मिशवन, ये हमने याद रखना है। अब हम चलते हैं लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल जो है उसमें भी हमारे पास 3 आवाज़ें हैं। लॉन्ग वावल को हम फ़ारसी ज़बान में वाक़े कशीदे बोलते हैं। वाक़े कशीदे जो है वो 3 आवाज़ें हैं। सबसे पहले वाली आवाज़ है अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, फिर अलिफ वाव ऊ, अलिफ वाव ऊ, और फिर तीसरी आवाज़ अलिफ ये ई, अलिफ ये ई। तो अब पहली 3 आवाज़ें जो हैं वो हैं आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ। अलिफ के ऊपर जो मद जब आ जाती है तो इस हर्फ को हम अलिफ ममदूदा बोलते हैं। फ़ारसी तलफ़्फ़ुज़ में अलिफ ममदूदे। दूसरी आवाज़ है वो अलिफ वाव ऊ है। हमें ये चीज़ ज़हन में रखना चाहिए कि जिस वक्त हर्फ वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर कोई ज़ेर, ज़बर, पीश तीनों अलामात में से कोई अलामत उस पर ना होगी तो फिर उसकी आवाज़ ऊ की आवाज़ आएगी। आ, ऊ, आ, ऊ। फिर तीसरी आवाज़ है अलिफ और ये की, और ये होगा ई। और ये याद रहे कि हर्फ माक़ब्ल या, ये से पहले वाला जो हर्फ है उसके ऊपर ना ज़ेर होगा, ना ज़बर होगा, ना पीश होगा। तो फिर जो आवाज़ होगी वो एक तीखी आवाज़ ई, ये आवाज़ निकलेगी। तो ये 3 आवाज़ें जो हैं वो हैं आ, ई, ऊ, आ, ऊ, ई, आ, ऊ, ई।
ये आपके पास पेज मौजूद है और सेकंड पेज, और उसके ऊपर आपके सामने ये आवाज़ें जो हैं वो दी गई हैं। जब हम अलिफ मद आ कहते हैं तो इसकी आवाज़ हमने बिल्कुल उसी तरह निकालनी है जिस वक्त हम फ़ारसी ज़बान के अलिफ मद्दा को हमने इस तरह पुकारना है जैसे अंग्रेज़ी का हर्फ, अंग्रेज़ी का लेटर ए जो है उसको हम लफ्ज़ बाल, बाल गेंद के लिए हम तो ए की जो आवाज़ बाल की आ रही है वो दर हकीकत अलिफ मद आ की आवाज़ है। दूसरी आवाज़ जो ऊ है ये बिल्कुल इसी तरह आएगी जैसे कि बज़ाहिर जो ऊ की यू की आवाज़ होती है, लेकिन लफ्ज़ मून के अंदर डबल ओ की जो आवाज़ है मून, इसी तरह ऊ, मून, ऊ, ये ऊ की आवाज़ है। तीसरा जो आवाज़ है ये है ई, ई। ये ई बिल्कुल वही आवाज़ है जिस तरह के आई की आवाज़ हम लेते हैं, लेकिन आई की आवाज़ को डिफ़ाइन करने के लिए जब हम एफ डबल ई एल, जब डबल ई को हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये आवाज़ निकलेगी फ़ील, फ़ील। तो ये जो अलिफ ये ई है इसकी आवाज़ जो है वो यूँ निकलेगी जैसे कि फ़ील के अंदर दो डबल ई की आवाज़ आ रही है। इसके बाद दो आवाज़ें और रह गई हैं, तो वो जो दो आवाज़ें हैं जिसको हम डिफ्थोंग वावल कहते हैं, इसको हम कंपाउंड वावल भी कहते हैं, ये दोनों की दोनों आवाज़ें जो हैं इनमें दो हरूफ तो लॉन्ग वावल के हैं और तीसरा एक शॉर्ट वावल भी इनके साथ इजाफ़ा कर दिया गया है। पहला जो आप देखेंगे जो इब्तिदा में जो आपको आवाज़ मिल रही है वो है अलिफ, ज़ीर और ये ए, ए। ये हमारे उर्दू अगर होगा या अगर अरबी होगा तो अलिफ ज़ेर ये ई बहुत तीखी सी आवाज़ निकालेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ये इसकी भारी आवाज़ आएगी, ये आवाज़ आएगी ए, ए। आखिरी जो आवाज़ है डिफ्थोंग की वो है अलिफ वाव। अगर अलिफ वाव होगा तो उसकी आवाज़ आएगी ऊ, लेकिन जब अलिफ पेश वाव होगा तो इसकी आवाज़ आएगी ओ, ओ। बिल्कुल उसी तरह जैसे एन ओ नो, एन ओ नो। अलिफ ज़ेर ये ए बिल्कुल इसी तरह जैसे पी ए वाई, पे में ए की आवाज़ आ रही है। तो अब देख लें ए को जब कई दफ़ा कई हरूफ की इब्तिदा में ए आता है, एप्पल, तो बाकायदा जो है आप वहाँ उसकी अपनी एक आवाज़ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ जब पी ए वाई, पे के दरमियान में जो आवाज़ निकलेगी ये हमारे उस मुरक्कब वावल की आवाज़ है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए कि आज की जो फ़ारसी है उसके जो अलिफ़बा हैं उन फ़ारसी के अलिफ़बा में बड़ी ये नहीं है, जबकि उर्दू ज़बान के जो अलिफ़बा हैं उसमें ये दो किस्म की हैं। एक ये जिसको हम छोटी ये बोलते हैं और एक ये जिसे हम बड़ी ये बोलते हैं। ये जो छोटी ये है ये दर हकीकत एक आमियाना तालीम के अंदर हमने उसके जो नाम दिए गए हैं वो है छोटी ये और बड़ी ये, लेकिन इस्तिलाहन छोटी ये को हम याए मारूफ़ कहते हैं और बड़ी ये को याए मजहूल कहा जाता है। अब चूँकि मौजूदा फ़ारसी में आज की जो फ़ारसी है उसमें हम जो है वो बड़ी ये मादूम है ही नहीं,
तो उसकी आवाज़ को हासिल करने के लिए हम ये करते हैं कि ये से पहले जो भी लफ्ज़ होगा उसके नीचे ज़ेर का इजाफ़ा कर देंगे। जब किसी भी लफ्ज़ में हर्फ़ ये से कब्ल जो भी लफ्ज़ हर्फ होगा उसके नीचे अगर ज़ेर कर दें तो फिर वो बड़ी ये की आवाज़ देगी। फिर इसी तरह जो हमने लॉन्ग वावल में अलिफ वाव ऊ पढ़ा था, तो लेकिन जब हम अलिफ से पहले वाले हर्फ जो है उसके ऊपर हम पेश डाल दें तो फिर हमें वाव की बजाय जो है ऊ की बजाय ओ की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो जहाँ कहीं हमने तलफ़ुज़ में ओ लेना हो, ओ की आवाज़ लेनी हो, तो हमने वाव से पहले वाला हर्फ जो है उसके ऊपर हम पेश का इजाफ़ा कर सकते हैं। उसके लिए मिसाल, बड़ी वाज़ेह मिसाल, जैसे नहीं ऐसे नहीं, बल्कि जैसे लफ्ज़ मुँह है, मीम वाव मुँह, देखें जिसमें जैसे अलिफ और वाव पर कोई भी आराब नहीं है, इसी तरह मीम और वाव मुँह जो है उस पर कोई आराब नहीं है, तो ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा मुँह, और मुँह के मानी है बाल। इंसानी या हैवानी जिस्म का कोई भी बाल जो है उसे हम मुँह बोलेंगे। लेकिन अगर हम वाव से पहले वाले हर्फ मीम के ऊपर पेश डाल दें तो ये लफ्ज़ हमें आवाज़ इसकी जो है वो हो जाएगी मो। मो उर्दू में हम बहुत सही तौर पर इसे मुँह कहेंगे, लेकिन नहीं, फ़ारसी ज़बान में मीम पेश वाव मो होगा, और मो से मुराद है अंगूर की बेल। ये पौधा, वो अंगूर की बेल जिससे हम फल लेते हैं अंगूर का, तो ये जो है बताया था जी, हाँ, ये उसका फ़र्क जो है हमारे। इसीलिए आप जो अदद जब हम गिनते हैं 1 2 से 4 कहते हैं, तो ये दाल व दो जो है ये दर हकीकत दाल के ऊपर पेश है, इसलिए हम जो है उसको जो है वो 2 पढ़ते हैं। इसी तरह जो हमारा एक ज़मीर है दोवम शख्स मुफरद, सेकंड पर्सन सिंगुलर, फ़ारसी ज़बान में वो लफ्ज़ तो है, तो, और ये ते के ऊपर पेश है। यू सिंगुलर, थो, ये तू नहीं है, ये तो है। और जिस वक्त हम बग़ैर पेश के जो है उसको लिखेंगे तो ये फ़ारसी गुफ्तारी का लफ्ज़ तू हो जाएगा, और तू के मानी दाखिल के हैं, इनसाइड के हैं, अंदर के हैं। तो इसलिए जिस वक्त हम पेश के साथ जी स्पेलिंग और फ़र्क है, बिल्कुल, जब ते के ऊपर पेश डालकर उसके साथ आखिर पर वाव आएगी तो इसका जो तलफ़ुज़ है वो तो होगा, जो कि यू सिंगुलर है। और जिस वक्त बग़ैर किसी आराब के तेवा तो लिखेंगे तो वो फिर तो नहीं, वो तू हो जाएगा, और तू जो है उससे मुराद अंदर है। बिल्कुल इसी तरह कि अगर किसी दर ज़द बहुत शायद अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो तो आप बग़ैर देखे बग़ैर सुने कह देते हैं बिया थू, आप अंदर तशरीफ़ ले आइए, तो तू के मैंने अंदर के हैं। तो ये कुछ आवाज़ें हैं जिनके बारे में हमने जो पढ़ा। तो एक आवाज़ जो कि अब रह गई है और वो आवाज़ है हे अलफ, हे की। हा जो है उसकी अक़साम जो हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए। उर्दू ज़बान में हे की 2 अक़साम हैं। जो उर्दू के अलिफ़बा है, हरूफ़े तहज्जी हैं, उसमें हे जो है उसकी 2 किस्में हैं। एक है हाये मुनफ़सिल
और एक है हाये मुत्तसिल। हाये मुनफसिल वो हे है जो आप लफ्ज़ जहलम के अंदर लिखते हैं, जो आप लफ्ज़ शहर के लिए लिखते हैं। आपकी इमला देखें कि जिस वक्त आप लिखते हैं शहर, तो वो जो शहर के अंदर जो है आप जिस अंदाज से लिखते हैं उसे हम हाये मुनफसिल कहते हैं। लेकिन जिस वक्त लफ्ज़ हम लिखते हैं भाई या लिखते हैं भरना, तो या हम लिखते हैं बुलाना या लफ्ज़ बुलाई लिखते हैं, तो ये जो है ये हाय दो चश्मी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हाय दो चश्मी दर हकीकत ये हाय मुत्तसिल है, क्योंकि हाय दो चश्मी का एक कायदा जो हम सबको याद रखना चाहिए कि उर्दू ज़बान का कोई भी लफ्ज़ हाये दो चश्मी से शुरू नहीं होता, वो हाये मुनफसिल से शुरू होता है। ये इमला का एक कायदा है जो हमें याद रखना चाहिए। जो हाये दो चश्मी जो कि हाये हव्वस भी कहलाती है, उसको उर्दू ज़बान में हम किसी भी लफ्ज़ के वसत में या दूसरे नंबर जो है उसके ऊपर हम उसको अपनी इमला में ला सकते हैं। उसमें हाय दो चश्मी को इब्तिदा में हमें लिखना नहीं चाहिए, बल्कि इब्तिदा में लिखने के लिए हमें हाय मुनफसिल इस्तेमाल करना चाहिए। तो बात हो रही थी कि उर्दू ज़बान में हे की दो अक़साम हैं, एक है हाय मुनफसिल और एक है हाय मुत्तसिल। फ़ारसी ज़बान में जो है इसी तरह हा जो है उसकी कुछ अक़साम हैं। फ़ारसी ज़बान में जो दो हा की अक़साम हैं वो कुछ यूँ हैं, एक को हम कहते हैं हाय मलफूज़ और दूसरी को हम कहते हैं हाय गैर मलफूज़। हाय मलफूज़ वो है जिसको हम लिखते भी हैं और तलफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि हमने लफ्ज़ लिखा हवा, हवा में हे को हमने लिखा और उसको अच्छी तरह प्रोनाउंस किया। ये हे की किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में उसकी मौजूदगी है। फिर हम लफ्ज़ लेते हैं शहर, शहर के अंदर हे दूसरे नंबर पर आई है, लेकिन इसको हमने पूरी तरह तलफ़्फ़ुज़ किया है शहर। फिर बहरा, जैसे गूंगा और बहरा हम लिखते हैं तो हे दरमियान में आई है, हमने लिखी भी है और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी किया है behzad। इसी तरह शहजाद भी है। अब हम देखते हैं कि ये जो है अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पर आई है और लिखी भी गई है और उसका हमने तलफ़्फ़ुज़ भी किया, जैसे कि शाह, राह, माह, काह। सर ये बात सर जी हमने देखा है कि ये बात औक़ात ये दो दफ़ा भी है आई थी, जैसे हमसाया में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, हफ्ते में भी आती है तो हफ्ते हमसाये। तो लेकिन यह है कि हमसे हफ्ते और हमसाया में दोनों में है जो है वो या की दो अक़साम मुख्तलिफ़ इस्तेमाल की गई हैं, एक ही किस्म इस्तेमाल नहीं की गई। जो किस्म हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो है हाय मलफूज़, जो कि लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, और वो दो जगह पर हो और वो एक ही है, वो है हमराह।
जिस वक्त हम लफ्ज़ हमराह लिखते हैं तो हे जो इब्तिदा में लिखी गई और जो इंतहा में लिखी गई, ये दोनों हे हमने लिखी भी और हमने उनको तलफ़ुज़ भी किया। हमराह। अब हम देखते हैं कि तन्हा आखिर पर जो हे आई है और वो लिखी भी गई है और पढ़ी भी गई, तलफ़ुज़ भी किया, जैसे चाह, राह, माह, शाह, आह, ये तमाम जो हे आई है आखिर पर, इख्तिताम पर लिखी गई और हमने पढ़ी भी है। इसके तलफ़ुज़ बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह मैंने आपको बताए, लेकिन अब फ़ारसी ज़बान में जो हे की दूसरी किस्म है वो है हाये गैर मलफूज़। हाये गैर मलफूज़ वो हे है जो लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। यहीं पर आकर जो डॉक्टर साहिबा का तलफ़ुज़ है वो ईरानी की बजाय अफ़गानी हो जाता है। और ये जो है ये कौन सी हे है? हाये गैर मलफूज़। उसका तलफ़ुज़ हाये गैर मलफूज़ क्या है? लफ्ज़ है बच्चा, इसके आखिर पर जो हे आई वो हाय गैर मलफूज़ है, वो हे लिखी गई है लेकिन वो फ़ारसी में तलफ़ुज़ नहीं होगी। जिस वक्त लफ्ज़ बच्चा जो है इसका हम फ़ारसी ज़बान फ़ारसी तेहरानी लहजे में उसका तलफ़ुज़ करेंगे तो ये लफ्ज़ होगा बच्चे। बच्चे। लफ्ज़ है सितारा, अंग्रेज़ी का स्टार, लेकिन जिस वक्त हम इसको ईरानी लहजे में तलफ़ुज़ करेंगे तो इसका तलफ़ुज़ होगा सितारे। सितारे। फिर लफ्ज़ है जज़ीरा, लेकिन फ़ारसी में इसका तलफ़ुज़ होगा जज़ीरे। जज़ीरे। लफ्ज़ है नामा, आप कहते हैं नामा बार, तो ये नामा जो है फ़ारसी का इसका जो तलफ़ुज़ होगा वो होगा नामे। नामे। इसी तरह दानिश कदे। दानिश कदे। दानिश कदे। आमदे, रफ्ते, निशस्ते, गुफ्ते, नौहे। तो ये डॉक्टर साहिबा फ़र्क ये है कि जिस वक्त आप दरी में हाये गैर मलफूज़ को लेकर आती हैं, लिखती हैं, तो आप उसका तलफ़ुज़ जो है वो जो शॉर्ट वावल का ज़बर है वहाँ आप उसका तलफ़ुज़ ले जाते हैं। उर्दू में भी यही है। हमने जब हम 14 अगस्त का नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये जो जिंदाबाद है आपको कभी भी कोई अहले ईरान जो है वो जिंदाबाद कहता नज़र नहीं आएगा, वो कहेगा जिंदाबाद, फौजिंदाबाद। तो ये जो हे की हाये गैर मलफूज़ की आवाज़ जो आ रही है वो दर हकीकत शॉर्ट वावल ज़ेर की आवाज़ आ रही है। इसलिए हम बहुत सारी जगहों पर जब हाये गैर मलफूज़ को इस्तेमाल में लाते हैं तो उसको हम शॉर्ट वावल तसव्वुर भी करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस लफ्ज़ का इख्तिताम जो है वो शॉर्ट वावल की एक किस्म जो कसरे है उस पर हुआ है। लिहाजा में सख्ती से इस चीज़ पर कारबंद होना चाहिए कि हम किसी भी हर्फ़े हे जो कि हाये गैर मलफूज़ हो, जो कि लिखा गया हो लेकिन हमने उसे प्रोनाउंस नहीं करना बल्कि हमने उसको ज़ेर के तलफ़ुज़ से अदा करना है, तो वहाँ हमें जब एहतियात करेंगे तो हमारा जो है लहजा काफ़ी हद तक जो है वो अहले ईरान के करीब हो जाएगा। तो ये मैं मज़ीद तफ़सील में नहीं मेरा ख़्याल है कि आपको इसकी जो है वो
ज़हन में आ गया होगा। लेकिन यह है कि चूँकि अब्दाल साहब भी हैं, मज़हर हुसैन साहब, शबीर साहब तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, हम इनसे सीखते हैं। तो कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं आज की इस गुफ्तगू के बारे में, उसके बाद हम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक सवाल है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया जी, और मुझे अच्छा लग रहा था कि इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जी अब्दाल साहब। सर ये जो आखिरी वॉवल है इसे फारसी में क्या कहते हैं? आखिरी वावल जो है वो शॉर्ट वावल का एक हिस्सा है। फ़ारसी ज़बान के शॉर्ट वावल 3 हैं और वो 3 अलामात हैं ज़बर, ज़ीर और पीश, जिसको हम अरबी में फ़तह, कसरे, ज़म्मे बोलते हैं। तो ये जो हाय गैर मलफूज़ है वो है जो लिखी जाती है लेकिन तलफ़ुज़ नहीं किया जाता उसका। वी डू राइट द हाय गैर मलफूज़ बट वी डू नॉट प्रोनाउंस इट। तो ये शॉर्ट वावल है अब्दाल साहब। पहला था शॉर्ट वॉवल्स, फिर आया लॉन्ग वॉवल्स, फिर आया डिफोटॉन्ग्स वॉवल्स। अब मेरा ख्याल आपने देर से ज्वाइन किया है। आप अगर ज़हमत करेंगे तो इसी लेक्चर को, इसकी रिकॉर्डिंग पूरी सुन लेंगे जो आपको बाद में मिल जाएगी, तो आपको पूरा जो है मुकम्मल इसका जो है वो लॉन्ग वावल, शॉर्ट वावल और डिफ्थोंग जो है उसके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल आगे ही आपको मिलेगी। फ़ारसी जी 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 सॉरी, बिल्कुल आप, बड़ा सही सवाल है। फ़ारसी में इसको हम वाक़े मुरक्कब बोलते हैं। हाँ, डिफ्थोंग के लिए फ़ारसी में वाक़े मुरक्कब, जो लॉन्ग वावल है उसके लिए वाक़े कशीदे, शॉर्ट वावल के लिए वाक़े कूता। जी डॉक्टर शबीर साहब, खुश आमदीद। आप ठीक हैं, राज़ी खुशी हैं? जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप ठीक है सर? खैरियत से हैं? मुझे नहीं इल्म के जिस वक्त मैं पहली ख़बर आप सबको बयान कर रहा था उस वक्त आपने ज्वाइन किया था या नहीं, तो वो ख़बर ये है कि मीना चहार जो है वो छप कर तैयार हो गई और मंज़र आम पर आ गई। इसलिए अब आपको मीना 3 पर इख्तिफा नहीं करना होगी, बल्कि आप मीना चहार भी पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि सर 7 इंशाल्लाह और रहेगा। जी 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 बिल्कुल। और इससे ना इसे अलग हमारी दुआएं पूरी हो गई हैं। क्या पता सर मीना 4 मीना 5 भी आ जाए। नहीं, मीना 5 नहीं आएगी। सर पश्तो में मीना बोलते हैं मोहब्बत को ना, पश्तो में। अच्छा, पश्तो ज़ुबान है, मीना बोलते हैं मोहब्बत को। जी सर, तो इंशाल्लाह ये आपके साथ खुलूस है, मोहब्बत है सर। इंशाल्लाह चौथा भी आ गया। हम मोहब्बत की बजाय मवद्दत के कायल हैं। सर मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है कि आप हमसे तंग ना आ जाए। नहीं 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 नहीं, नेवर। इतना अरसा तो कभी तंग नहीं आया, तो कब और कौन सी उम्र बाकी रह गई है। नहीं नहीं नहीं, नेवर। नहीं, मेरे पास एक मुलाज़म था, तो मेरा बिज़नेस था पेंट का। तो वो उसको जब 2 साल हो गए मेरे पास, तो एक दिन उसने बड़ी झिझक से मेरे पास ऑफिस में आ गया। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसके पास कंप्यूटराइज सिस्टम था, या कराची में था या मेरे पास इस्लामाबाद में। तो हमारे पास कार पेंट रीफिनिश जो है इसका कंप्यूटराइज सिस्टम था, या कराची में या इधर। और उसमें अगर एक ड्रॉप जो है एक पूरे लीटर में इजाफ़ा इस्तेमाल कर दे तो वो पूरा पेंट ख़राब हो जाता था। और एक पेंट की आज से 20 साल पहले जो कहता हूँ 15 साल पहले जो कीमत थी वो तकरीबन कोई 3000 रुपया होती थी, तो ख़ासी महंगी चीज़ थी। तो वो मेरे पास आया, वो बच्चा
आकर कहने लगा डरते डरते, सर मैंने आपसे एक सवाल करना है। तो मैंने कहा क्या करना है? मैं 2 साल हो गया इधर हूँ, मैं आपने कभी गुस्से नहीं हुए, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है हमसे, तो आपने कभी जो है गुस्सा क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा बेटा ये नुकसान, अब जो चीज़ नसीब में है वो तो होनी थी, मेरे गुस्सा करने से क्या होगा? तो आप फ़िक्र नहीं करें, हमें गुस्सा नहीं आता इंशाल्लाह। जो है मैं तो नुकसान बर्दाश्त कर लेने वाला बंदा हूँ, तो ये इस दर्स व तदरीस में तो नुकसान वाली बात ही नहीं है, तमाम फ़ायदे की बातें हैं। आपसे हम बाकियों का तो बाकी माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आई एम द मोस्ट राइट पर्सन ऑफ द क्लास। मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं तो मेहनत कर रही हूँ माशाल्लाह जी। तो अब टाइम क्या हो गया? 6:30। गुस्सा ना आने वाली बात हम में कैसे आए? सर ये कोई टिप बताए ना। क्या हुआ है कि हमें भी गुस्सा ना आए? ये कुछ टिप बताएं सर, प्लीज बताएं मुझे। तो नहीं देखें, थोड़ा सा सोचने की बात है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, तो वो आपको पता था उस शख्स की आदत का, तो उसने आपसे गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो आपने फरमाया ला तज़ाल, कि गुस्सा मत करो। दोबारा फिर कहा कि भी उन्हें अर्ज़ किया कि और नसीहत फरमाएं। आपने फिर कहा, इसी तरह 3 दफ़ा आपने फरमाया कि ला तज़ाल, गुस्सा मत कर। और मैंने पढ़ा एक जगह कि रसूल खुदा के ज़माने में अगर कोई गली मोहल्ला में कोई 2 लोग आपस में झगड़ा कर देते थे, तो फिर कहते थे कि बेहतर ये है कि आप दरूद पाक पढ़ें। तो ये जो है दरूद शरीफ, इसमें भी बड़ी बरकत है। तो किसी पर सलाम भेजना ये बहुत बड़ी बरकत है। तो किसी पर सलामती भेजने का मकसद ही ये है कि भाई अब लड़ाई नहीं, मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह गुस्सा जो है वो पहले थोड़ी सी अपने आप पर भी विल पावर पैदा कर लें कि ठीक है जी मैंने गुस्सा नहीं करना, तो अल्लाह ताला मदद करता है। तो अब हम फिर आज के दर्स का आगाज़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक मैं टेलीफोन सुन लूँ, है कोई सफ़ा नंबर पढ़ा नहीं जा रहा, 24 तो नहीं है? जी यकीनन मेरा ख़्याल है कि ये सफ़ा नंबर जो है वो 24 है, 24। ठीक, नहीं जी 20 तो 4 जी, 24 जी, 24 से जी जी। तो मीना से सफ़े शुमारे ये 20 तो 4 और उन्वान 10 जो है वो है नवेश्तन, और जो ज़ैली उन्वान है वो है ईद-ए असली। ये लफ्ज़ ईदे जो है ये भी दर हकीकत अंग्रेज़ी के लफ्ज़ आइडिया जो है उसे मुफर्रस कर दिया गया, उसे फ़ारसी में शामिल कर लिया गया। तो लफ्ज़ आइडिया जो है उसको हम फ़ारसी ज़बान में ईदे कहते हैं। तमरीन ये हर खुदाम अज जुमलहो ये ज़ीर, जुमलहो ये अव्वल अज पैराग्राफ हो ये मतने मुहाजिरत हस्तंद। इससे पहले जो हमने मतन पढ़ा था
जो कि सफ़ा नंबर 22 और 23 पर है, तो उसका उन्वान जो था वो मुहाजिरत था, इमिग्रेशंस। अब वो कहते हैं कि आपके सामने जो 4 मुख्तलिफ़ जुमले दिए गए हैं, ये जिस इबारत से लिए गए हैं, जिस टेक्स्ट से लिए गए हैं, वो है मतन मुहाजिरत, माइग्रेशन का जो टेक्स्ट है उससे लिए गए हैं। बेनज़र शुमा हर पैराग्राफ कुदूम वीजगी मौजूद असली बयान र मी कुनद। अब वो कहता है कि आप बताएं कि इन ये जो 4 जुमले हैं, इनमें से जो इससे कबली जो मतून आपने पढ़े, आपके पास 4 पैराग्राफ थे, चारों के लिए उन्होंने 4 यहाँ जो है वो जुमले लिख दिए। तो कहते हैं कि आप बताएं कि ये उसमें से कौन सी एक ख़ास खसूसियत जो है उस पैराग्राफ की जो है ये बता रहे हैं। फ़ारसी ज़बान में एक लफ्ज़ है और वो लफ्ज़ है डॉक्टर शबीर साहब दरून माये। जी सर। दरून माये, ये दरून माया हम कहते हैं किसी एक चीज़ का निचोड़, उसका जो ज़िस्ट है उसके लिए। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। अब ये जुमला अव्वल और उसके बाद आखिर पर जो दूसरा इसका सतून है, वहाँ उसकी जो हेडिंग दी गई है वीजगी, यानी खसूसियत जो है वो क्या है। आप जुमला अव्वल पढ़ें जनाब। चलिए, खाना मकीला का नाम ज़रा ऊपर है, आप पहला जुमला पढ़ें। मुहाजिरत मुहाजिरत मानी हरकत इफराद और जाइए बेजाइए चीज़ें हर चीज़ दारी का मकसद है। तो मुहाजिरत जो है वो एक जगह से अफराद का एक जगह से दूसरी जगह गुजारना है। अब उसने जो इसकी खसूसियत बताई है, उसने ये एक किस्म की तौसीफ़ है, बयान किया गया है, ये डेफिनेशन बयान की गई है कि हिजरत के मानी क्या हैं। हिजरत के मानी ये हैं कि अगर एक शख्स एक मकाम से किसी दूसरे मकाम पर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो तब्दीली जो है करता है, तो उसे हम मुहाजिरत कहते हैं। अब डॉक्टर शबीर साहब दूसरा जुमला पढ़िए और बताइए। जी। मुहाजिरत दो दारत। जी। मुहाजिर की 2 अक़साम है। याद होगा आपने, हम पढ़ी थी 2। जी सर, बिल्कुल सर। एक दाखिली थी, एक खारिजी थी। जी सर। दाखिली वो थी जो कि अपने ही मुल्क के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में करते हैं। आज एक शहर बे शहरी दीगर, वो मुहाजिरत खारिजी आज एक किश्वर बे किश्वर दीगर, यानी आज पाकिस्तान बे अमेरिका, या आज पाकिस्तान बे ऑस्ट्रेलिया, आज पाकिस्तान बे कनाडा, या यह है कि इंग्लिश वहाँ हम चले जाते हैं वगैरह वगैरह। सिवम जनाब डॉक्टर मज़हर हुसैन साहब तीसरा जुमला पढ़ें और हमें बताएं। मुहाजिरत दलाइल मुख्तलिफ दारत। बाले मुहाजिरत है मुख्तलिफ दलाइल उसको रखता है ना। जी जी। इससे पहले हम मुहाजिरत के बारे में कुछ दलाइल व बराहीन जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो उस वो दलाइल मुहाजिरत क्या हैं? वो मसलन सियासी हालात हैं, जंग हो जाती है, तो ये कुछ ऐसी जो दलाइल हैं उसके मजबूर कर देती हैं इंसान को कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सफ़र करे। बुलाने उन्हें कहीं दूध वाला बार है। जंग हो ना अमनी। बिल्कुल ठीक है, यही है।
बिल्कुल, इंसान के अपने मुल्क में जब यह है कि बेआरामी हो जाए, लड़ाई जंग हो जाए, सियासी हालात ठीक ना हो, इक़्तिसादी वज़इयत जो है, वज़इयत इक़्तिसादी अगर उस्तवार ना बाशा, तो फिर इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है कि वो जो है वो मुहाजरत करे। जनाब अब्दाल साहब, ये चौथा जुमला जो है वो आपके हिस्से में आ रहा है और इसको आप पढ़िए जी। बस जंगे जहानी की दोम मुहाजरत बहरान जिद्दी दर दुनिया तब्दील शुदे است। जी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो माइग्रेशन है वो एक नए बुरान में दुनिया को तब्दील कर दिया है। नहीं, वो यही कह रहे हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ तो दुनिया में मुहाजरत जो थी वो एक वाकई एक बहरान जो था ना उसकी शक्ल में ये वजूद में आई। और आज भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इसके बारे में जो है वो सोच रहे हैं। आप देखें कि कई मुल्क हैं जहां आज तक आबादी जो है के लिए जो है वो मुहाजरत के दरवाज़े खोल देते हैं। जर्मनी है, वहाँ जंग के सेकंड वर्ल्ड वार के इतने असरात ये पड़े कि वहाँ जो है उनके जो है वो मर्दों की आबादी जो है वो औरतों की आबादी कम है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ये जो है वो बहरान पैदा हुए। फिर लोग कई जगह बदअमनी की वजह से वहाँ जाकर आबाद हो गए। पता नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद टर्किश की जर्मन में मौजूद है। हमारे इंडियंस और पाकिस्तानी जो हैं अमेरिका और इंग्लैंड में कितने हैं। आप इंग्लैंड के कुछ ऐसे शहर हैं जहां आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि शायद हम पाकिस्तान के ही किसी जगह घूम रहे हैं। आपको बर्मिंघम में चले जाएं, वहीं लोग आपको लुंगियों में घूमते फिरते नज़र आएँ, शलवार कमीज़ों में घूमते नज़र आएंगे। आपको पान सिगरेट भी वहाँ मिल जाएगा दुकानों में। न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही है, कहते हैं कि मैनहट्टन में आप जाएं तो वहाँ आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ना लोगों ने ये जो मुहाजरत जो थी वो शुरू की। कई जो थे उन्होंने फिर पॉलिटिकल साइलम के लिए जो था वो दरख्वास्त की दूसरे मुल्क में जाकर, जो उनको जो है वो बाकी मिलना शुरू हो जाती थी। और आज भी जैसे आज हमारे मुल्क में अगर एक सियासी जो हिज़्ब है, पार्टी जो है, अगर वो वाकई किसी जुल्म का शिकार है तो उसके जो अफराद हैं वो आज भी किसी यूरोपीय मुल्क या फ़लाँ जगह किसी और दूसरे में जाएं तो उनके पास एक बहाना है, जी हमारे साथ जो है बड़ा हुकूमत जुल्म कर रही है तो आप हमें जो है यहाँ सियासी पनाह दें वगैरह वगैरह। जी डॉक्टर शमीम साहिबा, तमरीन 2 या ज़रा आप पढ़िए, कोशिश करें। अगर बेख्वाहिद एक मतन बमौजू ये नौशीदनी। जी ये सर मेरी पसंद का टॉपिक है। हम Nescafe o हम cappuccino du als Noccidine Heide dat husband o quasi فوائد कहवा दा दावन अम्मा रूश सैयाह القدام मुदाफत अस Nescafe हमारी कहवा फोलिया कहवा दम करदा अस के मीठी स्वानन अन राबाशी या अब मखलूक कर अम्मा जतिया cappuccino जमान पर as वो हड्डी नाज का एस्प्रेसो और सांस कारण। सर ये बता रहा है पैराग्राफ एक कह रहा है कि जो नेस्कैफे और कॉफ़ी जो है, नेस्कैफे एंड कैपुचिनो जो है वो दोनों कॉफ़ी बेस्ड चीज़ें हैं और उनकी दोनों की क्वालिटीज़ और बेनिफिट्स हैं, लेकिन दोनों का बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। नेस्कैफे जो है वो इंस्टेंट है और ब्रूड कॉफ़ी से बनती है, जबकि कैपुचिनो जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और जिसके लिए मशीन चाहिए। जी
मैं भी इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी समझ में भी आ जाए। तमरीन 2, अगर बेखवाहिद एक मतन बमौजू ये नूशीदनी हो ये कहवेदार दर से पैराग्राफ बेनवीसी। अगर आप एक ऐसा मज़मून लिखना चाहते हैं जो कि ऐसी सॉफ़्ट ड्रिंक्स के बारे में हो जिनके अंदर कॉफ़ी का इजाफ़ा किया गया हो, मौजू हर पैराग्राफ फिशुमा चीज़, तो फिर आपके 3 जो मुख्तलिफ़ पैराग्राफ हैं उसका मौजू जो है वो क्या हो सकता है। आपके पास कौन सी 3 ऐसी ड्रिंक्स होगी जिनके अंदर कॉफ़ी हर सूरत में शामिल हो। पैराग्राफ अव्वल बा मौजू मुकायसा ये नेस्काफ़े व कैपुचिनो नविश्ते शुदे हस्त। तो पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो है उन्होंने जो है नेस्काफ़े और कैपुचिनो जो है इसका आपस में जो है ये कंपैरिजन जो है ये बयान किया गया है। व मौजू ये 2 पैराग्राफ दीगर मुशख्खस कुनीत। आप दूसरे जो 2 पैराग्राफ लिखने हैं उसका मौजू आपने खुद ढूंढना है। बराए हर मौजू एक जुमले दर इब्तिदा ये पैराग्राफ बेनवीसी, और हर मौजू जो भी आपका होगा उसके इब्तिदा में आपने जो है वो एक जुमला लिखना है जिससे उस मौजू की वजाहत हो सके। तो अब ये है कि ये आप पहला पैराग्राफ जो उन्होंने हमारे लिए बतौर नमूना लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें जो है वो कॉफ़ी का क्या रोल जो है वो बयान किया गया है। जी खानम अकीला साहिबा बे फरमाइए। जी सर, हम नेस्कैफे व हम कैपुचिनो हर 2 अज़नोशीदनी हाई कहवेदार हस्तन। नेस्कैफे भी और कैपुचिनो दोनों में जो है वो उनके अंदर काफ़ी है, कहवे वाली हैसियत है, और ख़ास हम फ़वाइद कहवारा दारन और यही कहवे वाली उसके अंदर ख्वास है। अम्मा लेकिन से कहवे हर खुदा मुतफावत है, लेकिन इन दोनों को बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। नेस्कैफे हमाम कहवे ये पूरी या कहवे के कम करते हैं। जो नेस्कैफे है वो कहवे के पूरी जो देसी बनता है वो कहवा है, या फिर वो हद तक देना उसको थोड़ा सा ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब आ रही? जी अब आ रही है। हाँ जी, उसको दब करके जो है वो बनाया जाता है। यही सामान आमदा बर्फी या आब मखलूत है, और फिर उसको दूध के साथ जो है वो मिक्स कर दिया जाता है। अम्मा लेकिन कहते कैपुचिनो जो कैपुचिनो को बनाने का तरीका है ज़बान पर अज़वा हल्का न्याज जिसका अक्सर इसको आने के लिए जो है वो वक्त लगता है, टाइम वक्त लगता है इसको बनाने, ज़मान पर वक्त लगता है इसको बनाने। ऐसा है कि ये हमें बताया जा रहा है कि हम नेस्काफ़े व हम कैपुचिनो हर 2 अज़नोशीदनी हो ये कहवेदार हस्तन। ये दोनों जो ड्रिंक्स हैं ये दोनों ऐसी ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर कॉफ़ी शामिल है। व ख़ास व फ़वाइद कहवेरा दौरन, और इन दोनों में जो कॉफ़ी की खूबियाँ हैं और जो उसके फ़ायदे हैं वो मौजूद हैं। अम्मा रविश तहय्ये हर कुदुम मुतफावतस, लेकिन दोनों की तैयारी जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अंजाम दी जाती है। नेस्काफ़े हम उन कहवे फ़ौरी या कहवे दम कर दे हस। नेस्काफ़े जो है ये वही कॉफ़ी है जिसको हम फ़ौरी तौर पर इंस्टेंट तौर पर तैयार कर लेते हैं या उसको दम करके तैयार कर लिया जाता है।
कि मीतवान और रबाशीर यबा और मखलूत कर, और फिर हम उसको जो है या दूध में या फिर पानी के अंदर जो है मिक्स कर लेते हैं या मखलूत कर लेते हैं। लेकिन अम्मा तहय्ये कापुचिनो ज़मान बरस, कापुचिनो तैयार करने के लिए हमें वक्त दरकार होता है। वह हत्ता न्यूज़ में दस्तगाह एस्प्रेसो साज दौरत, और उसके लिए जो है हमें एक दस्तगाह कहते हैं किसी भी मशीन को, हमें एक एस्प्रेसो मशीन जो है उसकी ज़रूरत है, जिससे जो है ये कैपुचिनो जो है वो तैयार की जाए। तो दरहकीकत उसमें कॉफ़ी को तैयार करके मिक्स करके उस मशीन के जो छोटा सा टैंक हो तो उसमें फिल कर दिया जाता है। फिर जो है उसको जो है उसी मशीन की मदद से जो है वो बिल्कुल बॉइलिंग पोजीशन में उसको वहाँ से जो है वो बाहर निकाला जाता है। अब हमारे सामने जो है एक जी सर ये नौशीदनी आए कहवेदार, ये ज़रा बताएंगे जी। ऐसे मशरूब जो कि जिनमें काफ़ी जो है शामिल हो, नौशीदनी कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को, या काबिले क्या कहते हैं मशरूब चीज़ जिसको हम जो है वो पी सकें। असल में मस्दर नौशीदन जो है, नौशीदन से जो है लफ्ज़ नौशीदनी निकला है। हम पहले भी इस मसले को ज़ीरे बहस ला चुके हैं कि फ़ारसी के किसी मस्दर जो है उसके बाद अगर हम ये का इजाफ़ा कर दें तो वो मस्दर जो है वो सिफ़त में तब्दील हो जाता है। मसलन लफ्ज़ खुर्दन है, उसके बाद अगर हम लफ्ज़ ये का इजाफ़ा कर दें तो ये खुर्दनी बन जाएगा, और खुर्दनी से मुराद है खाने के काबिल, वो चीज़ जो खाने के काबिल हो। नुशीदन के मानी पीना है, ये का इजाफ़ा किया, नुशीदनी पीने के काबिल जो कि हमें पी सकते हैं। इसी तरह पूशीदनी, दीदनी, गुफ्तनी, नविश्तनी, लिखने के काबिल, कहने के काबिल, ये सिफत के बनाने का एक तरीक़ेकार है। ये सफ़ा नंबर ऐसे वो काबिल पीने के काबिल है नहीं। ऐसा है कि देखें दो तरह की हम चीज़ें इंसान जो है वो खाता है। एक चीज़ें खाई जाती हैं, एक चीज़ें पी जाती हैं। जो पीने वाली होती हैं वो माया होती हैं, और जो माया चीज़ें हैं वो जो है ना वो पीने में आ जाती है, और जो ज़रा थोड़ी सी ठोस होती है तो वो जो है वो खाने में इस्तेमाल आ जाती है। इसलिए चाय, कॉफ़ी, शरबत, ये तमाम चीज़ें नौशीदनी हैं। तो नौशीदन का एक और मस्दर जो है वो है आशामीदन। आशामीदन, आशामीद, आशाम, ये कई दफ़ा हम मनफी मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। आपने लफ्ज़ खून आशाम सुना होगा। खून आशाम से मुराद है कि खून पीने वाला, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ऐसे हो कि जैसे को खून पी सके। तो ये है कि आशामीदनी जो है उसके मानी भी पीने के काबिल चीज़ के आ जाते हैं, लेकिन जो हमें मस्बत मानी जो देता है वो नौशीदनी है। अब मैं जिस लफ्ज़ का ज़िक्र करने वाला हूँ आपके सामने, एक लफ्ज़ है फूते कूज़ागरी। फूते कूज़ेगरी, ये लफ्ज़ दो तरह इसका हम तलफ़ुज़ करते हैं। एक तलफ़ुज़ है वो है फ़ौत। जिस वक्त लफ्ज़ का तलफ़ुज़ फ़ौत होगा तो उसके फ़ारसी के मानी हो जाते हैं मर्ग के, मौत के। मर्ग को हम फ़ारसी में दरगुज़श्तन भी कहते हैं।
हम कहते हैं फ़लाँ शख्स दरगुज़श्त, वो फौत हो गया, या किसी चीज़ का नीस्ती की तरफ चले जाना, नीस्त गर्दीदन चीज़ी, जब कोई चीज़ हस्ती से नीस्ती की तरफ चली जाती है तो वो भी फौत हो जाती है। अलबत्ता यह कुछ ऐसी चीज़ें मानवी हैं जिनके लिए हम लफ्ज़ फ़ौत इस्तेमाल करते हैं। इंसान की जिस वक्त हम मौत के लिए लफ्ज़ फ़ौत इस्तेमाल करते हैं तो हम नमाज के लिए भी लफ्ज़ फ़ौत जो है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी दर हकीकत एक मुसलमान के लिए उसकी बर वक्त इबादत जो है वो जब अंजाम नहीं होती तो उसके लिए जो है हम लफ्ज़ फ़ौत जो है फ़ौत नमाज इस्तेमाल करते हैं। फ़ौत वक्त कहते हैं। ये वक्त भी ऐसी अहम चीज़ है जो कि जब हमारे हाथ से निकल जाती है तो वो वक्त फ़ौत हो गया होता है। आप देखें वो नमाज जो हम वक्त पर अदा करते हैं वो नमाज अदा कहलाती है, लेकिन जो ही हम उसको वक्त को अपने हाथ से खो देते हैं तो फिर वो क़ज़ा कहलाती है, वो फिर नमाज अदा नहीं कहलाती। तो सरे वक्त बर वक्त किसी चीज़ का अंजाम देना, चाहे वो नमाज है या कोई और काम है, तो वो जो है वो अदा है, और जब वो बर वक्त नहीं होगा तो वो क़ज़ा है। अब अगर हम लफ्ज़ फ़ौत को फूत पढ़ना शुरू कर दें, उसका तलफ़ुज़ हम फूत कर दें, तो फूत के मानी ये होता है मुंह से फूंक मारना। फूत जो है जो भी मुंह से हम जो हवा निकालते हैं, जैसे गुब्बारे को आपने भरना है हवा से, तो हम कहते हैं बाद को नकरा फूत करदन, गुब्बारे के अंदर हवा भरना। या फिर आप पिकनिक के लिए गए हैं जंगल में, क्योंकि अब ये काम घरों में नहीं होता, तो वहाँ आपने जब कोई लकड़ियाँ वगैरह लेकर उसको आतिश जलाते हैं, तो वहाँ जब आग को आप दहकाने के लिए मुंह से फूंक निकालते हैं तो उसे भी हम फ़ारसी में फूत करदन कहते हैं। कदीम ज़माने में या आज भी कुछ देहात ऐसे हैं जहाँ सुई गैस या गैस नहीं है, तो वहाँ अगर जिस जगह भी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं तो उन्होंने फूंकनी रखी होती थी। तो डॉक्टर शबीर साहब, ये फूंकनी को हम क्या कहते हैं फ़ारसी ज़बान में? सर ये नहीं, इस बार नहीं, तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, इसके लिए लफ्ज़ दम है। दम आहनगरी वो है जो लोहार के पास जो ब्लोर होता है, जिससे वो भट्टी अगर उसके पास इलेक्ट्रिक ब्लोर है तो वो दम आहनगरी है। लेकिन अगर कदीम ज़माने में चले जाएं तो वो उन्होंने मश्क जो है उसको हाथ से जो है उसको उससे पहले हवा भरी जाती थी, फिर ख़ारिज की जाती थी, तो वो जो था वो दम आहनगरी हो कहलाती थी। तो जो पाइप होता था, फूंकनी जो है, उसको भी हम फ़ारसी ज़बान में दम कहते हैं। अब यानी हमने फ़ौत के मानी भी समझ लिए और फूत के मानी भी समझ लिए। अब पहले तो हमने कहा कि जब हमने आग को दहकाना है तो हम फूत करते हैं, लेकिन आपने अगर आग को ख़ामोश करना हो, आपने चिराग को ख़ामोश करना है, शमा है, उसको जो आपने बुझाना है, तो तब भी आप लफ्ज़ फूत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फूत जो है इसके एक मानी जो हैं वो हुनर के भी हैं। फूत व फ़न, ये दोनों लफ्ज़ जब इकट्ठे आते हैं तो उससे मुराद जो है वो ये है कि किसी एक चीज़ का हुनर। ये जो आप अपने सामने एक हेडिंग पढ़ रहे हैं, फूत कूज़ेगरी, तो ये इस किताब में मेरा ख़्याल है कोई 4 या 6 दफ़ा
ये हेडिंग आपको मिलेगी और ये हर 10 सफ़ों के बाद यही हेडिंग आपको मिलेगा। लेकिन ये फूते कूज़ेगरी से मुराद ये है कि किसी भी किस्म का जो फ़न जो है, हुनर जो है ना, उससे आशना होना। तो अब आप देखें कि जैसे हमारे पास ये सफ़ा नंबर 24 है, तो इसके बिल्कुल 10 सफ़े अगर पलट देंगे आप 34 पर पहुंचेंगे तो फिर फूते कूज़ेगरी आ जाएगा। फिर आप 44 पर चले जाएंगे, फिर फूते कूज़ेगरी आ जाएगा। सफ़ा नंबर 54 पर जाएंगे, फिर फूते कूज़ेगरी आ जाएगा। तो बहरहाल आपको किसी भी चीज़ के हुनर के बारे में, किसी चीज़ की नहव के बारे में जो है वो इल्म के लिए जो है हमने ये इस्तिलाह जो है इस किताब में बार बार इसको दिया हुआ है। और यहाँ भी आप इस सफ़े पर भी देखें तो उन्होंने आपको एक हुनर जो है उसके बारे में इशारा किया कि नेस्काफ़े कैसे तैयार किया जाता है, या कैपुचिनो जो कैसे तैयार की जाती है, या और कोई नौशीदनी जो है वो कैसे तैयार की जाती है। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं, डॉक्टर शब्बीर साहब हमारे लिए फूता कूज़ेगरी जो है इसके उन्वान के नीचे जो कुछ लिखा है वो आप पढ़िए जी। हिंगामी के मी ख्वाहिम। हिंगामी के मी ख्वाहिम चीज़ी जी अब इसमें बता रहा है कि जब हम चीज़ के बारे में चाहते हैं, कैसी पदीदा ही रहा उसी खुनीम, जब हम चाहते हैं किसी चीज़ को जो है उसकी तारीफ़ करें, मी तवक़्क़ानी मुशख़्ख़स कुनीम आन मौज़ू एक नो, और फिर या ये जुज़ अज़ तरग़े या ये कुल अज़, तो हम मुशख़्ख़स कर सकते हैं किसी एक किस्म के मौज़ू को, या किसी कहते हैं एक जुज़ को, या उस पूरी चीज़ को हम जो है वो मुशख़्ख़स कर सकते हैं। इन रब्ते रा एक की अज़ दो राह नीज़मी तवानीम बयान कुनीम, इस राब्ते को, इस कनेक्शन को या इस तरीक़ेकार को हम दो और तरीक़ों से भी जो है वो बयान कर सकते हैं। अब वो दो तरीक़े जो है वो नीचे दिए गए हैं। यकी अज़ या बख्शी अज़, आगे फिर जो हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसके बाद अज़, और दुवम है चंद नो या चंद बख्श या चंद तबक़े दौरत व की अज़ानहाज़। तो ये भी कुछ तरीके हैं जो हम किसी चीज़ को बयान करने के बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाने मिलियन हाँ नस्ल मुशीदनी हाई और मसरफ में कोनन नेस्काफ़े की अज़ इन नौशीदनी हाज़, रोज़ाना लाखों इंसान जो है वो पीने वाले जो कहवे हैं वो उससे इस्तेमाल करते हैं, मसरफ उसका करते हैं। नेस्काफ़े की अज़ इन नौशीदनी हाज़, नेस्काफ़े भी इसी एक किस्म का जो है वो पीने वाला मशरूब है। नेस्काफ़े की अज़ नौशीदनी हाई कहवे दौरस के तरफदारान ने ज़्यादी दौरत, नेस्काफ़े इसी तरह जो है वो पीने वाले मशरूब है या कहवे की किस्मों में से है कि उसके बहुत सारे चाहने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इन्होंने कॉफ़ी की कुछ तौसीफ़ भी की, उसके फ़वाइद भी बताए, फिर उसकी मार्केट भी हमें बता दी है कि मिलियंस ऑफ द पर्सन्स दे लाइक इट, और वो इसको पी भी रहे हैं। तमरीन से में पस अज़ अंजाम में से गाँव में ज़ीर एक मत ब हफ्ता दो या 50 कल में बेनवीसी, ये 3 मुख्तलिफ़ स्टेप्स जो है, गाम हम कहते हैं कदम को या स्टेप को, स्टेप अंग्रेज़ी में है और कदम जो है ये उर्दू का लफ्ज़ है, फ़ारसी का है। गाम जो है ये भी फ़ारसी और उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो गाम में अव्वल एक मौजू इंतखाब कुनीद, नमूने सेल। सेल सैलाब को कहा जाता है। ये सेल किसी चीज़ की फ़रोख्त नहीं है, बल्कि ये है कि ये एक जो है ये हादसा है, पदीदे है, और इसी पदीदे के बारे में जो है ऊपर जब फूते कूज़ागरी
डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे तो उसमें बिल्कुल पहले ही लाइन में, पहले जुमले में बताया हुआ है कि हंगामी के मिखाहिम चीज़ी कसी या पदीदे रा तौसीफ़ कुनीन, जब हम किसी चीज़, किसी शख्स या किसी हादसा के बारे में कोई बयान करना चाहते हैं तो वहाँ भी जो है हमें उस चीज़ के जो है वो अंदाज़ का पता होना चाहिए, उसके रविश के किस तरह हमने बयान करना है। गामे दोवम जो है एक राब्ता ये जुज़ या नौ व कुल बराए उन मुशख्खस कुनीन, और या फिर आप किसी उसके कुल या उसके एक हिस्से के, उसके मुकम्मल या एक उसके हिस्से के बारे में कोई एक ऐसा कॉन्टेक्ट जो है वो बताएं। जैसे कि नमूना जो है सेल नो व पदीदा हो ये तबी व वीरान गरे, ये जो जब सैलाब किसी इलाके में आता है तो ये एक कुदरती आफत है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिससे हम दो चार होते हैं, और ये एक ऐसी मुसीबत है जो कि वीरानगर होती है। इससे जो है बहुत सारी वीरानी जो है वो वजूद में आती है। तीसरा स्टेप जो बताया, ये जुमला असली बराओ ये इब्तिदा ये पैराग्राफ बेनवीशीद, तो उन्होंने आपसे ये कहा था कि आपने जो 3 पैराग्राफ लिखने हैं उसके जो पहला जुमला है उसमें आपने उस मौजू को बयान कर देना है, और उसका भी नमूना उन्होंने बताया है कि अगर आपने सैलाब के बारे में ही मज़मून लिखना है तो शुरू में ही इब्तदाई जुमले में आप ये बयान करने कि सेल यकी अज़ पदीदा हो ये तबीई व वीरान गरस, सैलाब जो है ये एक कुदरती आफत और एक तबाह कुन जो है ये मुसीबत है। तो ये कुछ आपके लिए रहनुमाई की गई थी यहाँ, जो कि जो है वो उम्मीद है कि अगर आप लिखने की कोशिश करें तो ये आपकी मददगार हो सकती हैं। मुझे किसी किस्म का अफसोस नहीं है कि हम आज सिर्फ़ एक सफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन बल्कि ये है कि हम हैप्पी कि अगरचे हमने थोड़ा पढ़ा है लेकिन हमने इसके अलावा और कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ नुकात जो हैं वो आपस में जो है वो समझने समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आज का दर्स जो है वो यहीं ख़त्म होता है। तो कल हम दोबारा इसी जगह से जहाँ से हमने छोड़ा है इसको हम शुरू करेंगे। कोई सवाल है तो जाते जाते हम गुफ्तगू कर सकते हैं, तो वो वरना हम जी तो शुरू में पढ़ा ना वो ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए ठीक है इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़ जी।